नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास बलि का बकरा पार्ट 5। क्या सोच रहे हो डालचंद? नीना ने सिगरेट को सुलगाकर पूछा। कुछ नहीं, मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। नीना मुस्कुराई। एक बात बताओगे? क्या? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ठीक लगती हो तो भी मुझे अच्छा लगता है। डालचंद खामोशी से कार की खिड़की से बाहर को देखने लगा। हिसाब लगाया तूने कि 9 करोड़ में से कितना तेरा हिस्सा होगा? वह बोली। 1.5 करोड़। क्या करेगा तू इतने पैसे का? जब आ जाएगा तो सोचूंगा। 1.5 और 1.5 3 होते हैं डालचंद। क्या मतलब? मेरे 1.5 करोड़ भी अपने 1.5 करोड़ में मिला ले। डालचंद ने गर्दन घुमाकर नीना पाटेकर की ओर देखा। तेरी मेरी नहीं पटेगी। क्यों? तो बदमाश सालों से खून खराबे के धंधे में है। यह मेरा पहला और आखिरी पूरा काम है। इस काम में मैं इत्तेफाक से ही आ फंसा हूँ। मैं भी तंग आ गई हूँ इन कामों से। आज तक कोई भी मर्द मेरे जिस्म पे हाथ नहीं लगा सका है। एकदम कवारी हूँ। तेरे को नुकसान का सौदा नहीं लगेगा मुझसे शादी करके। तेरे पीछे पुलिस है। हम यहाँ से कहीं दूर निकल चलेंगे, माँ बहन को लेकर। तू सिगरेट पीती है? नीना पाटेकर ने सिगरेट कार की खिड़की से बाहर उछाल दी। ले, छोड़ दी, अब नहीं पीऊंगी। एक बार तेरे मुंह से शराब की स्मेल भी आई थी। डालचंद बोला। आज के बाद विस्की भी छोड़ दूंगी। शराफत से जिंदगी बिताएगी मेरे साथ? गड़बड़ तो नहीं करेगी? नहीं, मैं बहुत अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी तुझे। देख, मैं शरीफ जरूर हूँ, लेकिन सीधा या बेवकूफ़ नहीं। अगर जिंदगी में तू कभी अपनी बातों से पीछे हटी तो तेरा बुरा हाल करके रख दूंगा। मैंने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है। ठीक है, कल की डकैती का मामला निपट जाने दे और बंटवारा हो जाने दे। उसके बाद माँ और बहन को लेकर हम शहर छोड़ देंगे, फिर शादी कर लेंगे। डालचंद ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह तू अपनी बात से पीछे हट जाए। मैं पीछे क्यों हटूंगा? डालचंद उसे देखकर पहली बार मुस्कुराया। तू मुझे शुरू से ही अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ तेरी बुरी आदतों के कारण ही मैं तेरे से दूर रहा। अब तो मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है। दोनों एक दूसरे से रजामंद हो गए थे। बस रोक दे, मेरा घर आ गया है। नीना ने कार रोक दी। मैं भी साथ चलूं? माँ बहन से मिल लूंगी। वह बोली। जल्दी मत कर, मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। कल की डकैती से निपट लें, उसके बाद ही इस बारे में बात करना। ठीक है। नीना डालचंद को जाते देखती रह गई। कहाँ था तू? सुबह का गया अब लौट रहा है? शारदा देवी ने पूछा। माँ, तुम भी अजीब हो। चारपाई पर बैठता हुआ डालचंद बोला। तो जाते हुए कहकर जाया कर कि रात को देर से आऊँगा। अब मुझे क्या पता माँ, प्राइवेट नौकरी है, आना जाना तो मालिक के हाथ में है। तभी कमला पानी ले आई। डालचंद ने पानी पीकर गिलास उसे थमा दिया। चाय बनाऊं भैया? नहीं, अब खाना ही खाऊंगा। खाना भी तैयार है। डालचंद ने शारदा देवी को देखा। माँ, कल शायद मैं कंपनी के काम से टूर पर जाऊं। कुछ दिन बाद लौटूंगा। कितने दिन? 5-10 दिन तो लग ही जाएंगे। शारदा देवी ने सिर हिलाया। बाहर अपना ख्याल रखना बेटा, आजकल जमाना ठीक नहीं है। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अच्छा, अब जा, खाना खा ले। डालचंद चारपाई से उठ गया। कल कितने बजे जाएगा? सुबह ही जाना है। 8 बजे से पहले ही घर से निकल जाऊंगा। कपड़े तैयार कर रखे हैं या नहीं? कपड़ों की फिक्र मत करो माँ, ज़रूरत की हर वस्तु कंपनी वाले ही देंगे। कपड़े भी देंगे? शारदा देवी बड़बड़ा उठी। जाने कैसी कंपनी है यह? तुम तो इतनी बड़ी हस्ती हो और मुझसे मिले बिना ही उस दिन चले गए। नटियाल ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा। कम से कम मुझे सलाम मारने का मौका तो दे देते। देवराज ने गहरी निगाहों से मोटे नटियाल की ओर देखा। नटियाल, तुमसे काम है, पांडे बोला। नटियाल फौरन सतर्क हो उठा। मुझसे भला क्या काम पड़ गया? उसकी आवाज़ में लापरवाही थी। मंगल पांडे ने देवराज चौहान के सामने सारी बात दोहराई। नटियाल ने गंभीरता से बात सुनी। तुम्हें उस वैन की चौकस निगरानी करनी है, बदले में 50 लाख मिलेंगे। बहुत मोटी रकम मिल रही है। मैं काम के लिए तैयार हूँ। मोटी रकम इसलिए मिल रही है कि हम दोनों ने मोटा हाथ मारा है और काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। अगर कहीं पर जरा भी गड़बड़ी की तो तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मोटा नटियाल मुस्कुराया। ऐसी बातें मत करो, मैं भला क्या गड़बड़ करूंगा?
अभी चलना होगा? अभी का अभी। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। कहाँ जा रहा है? पांडे ने उससे पूछा। कल के कामों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। और वह बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा, आदमी तो ठीक लगता है। आदमी तो ठीक ही है, पांडे ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद वह वापस लौटा। मैंने कल का सारा इंतजाम कर दिया है, किशन सुबह टैक्सी लेकर आएगा। मंगल पांडे ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि नटियाल उसके कल के एक्सीडेंट का इंतजाम करने गया था। चलो, नटियाल ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान खड़ा हो गया। मैं रात को यहीं पर रहता हूँ। मंगल पांडे देवराज चौहान से बोला, अगर मेरी जरूरत पड़े तो आ जाना या किसी को भी भेज देना। देवराज चौहान नटियाल के साथ बाहर निकल गया। जाना कहाँ है? नटियाल ने पूछा। खामोशी से चलते रहो, जब ठिकाना आ जाएगा तो बता दूंगा। मोटे नटियाल ने बेहद शराफत के साथ मुंडी हिला दी। वानखेड़े जब अपने ऑफिस में पहुंचा, रात के 9 बज रहे थे। सुधीर चावला को वहां पर मौजूद देखकर उसने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूटी कर रहा हूँ सर। केबिन में बैठकर ड्यूटी की जाती है, वह भी मेरे केबिन में? हाँ, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। मैंने तुझे नीना पाटेकर का सुराग ढूंढने पर लगाया था ना? मैंने सारे मुखबिरों को सावधान कर दिया है सर, जल्द ही उसकी कोई खबर मिलेगी। वानखेड़े सिर हिलाकर रह गया। तुमने दिन भर क्या किया? वैन को तलाश करता रहा, वानखेड़े ने कहा। मेरा यकीन है कि वैन शहर के बाहर मौजूद फार्मों में ही कहीं है। तो क्या फार्मों की तलाशी लोगे? सुधीर चावला ने पूछा। कल तुम मेरे साथ रहोगे। चोरी छिपे जिस फार्म की तलाशी ले सके तो ले लेंगे, नहीं तो फार्म की तरफ जाने वाले मेन रास्ते पर निगाह रखेंगे, शायद कोई नतीजा सामने आए। यह तो अंधेरे में हाथ पांव मारने वाली बात होगी सर। हमारे पास अलादीन का चिराग तो है नहीं जो उससे मालूम कर लें। ख्याल के दम पर ही अंधेरे में हाथ मारना पड़ेगा। सुधीर सिर हिलाकर रह गया। तुम मेरे ऑफिस में क्या ड्यूटी कर रहे थे? वानखेड़े एकाएक बोला। ओह हाँ, कमिश्नर साहब तुम्हारा इंतजार करके कुछ देर पहले ही गए हैं। मैं पिछले 2.5 घंटे से कंट्रोल रूम में बैठा था, यह सोचकर कि शायद वैन में मौजूद गार्डों का कोई मैसेज आ जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही बार उन्होंने मैसेज दिया था, उसके बाद संबंध ही नहीं बनाया। वानखेड़े ने कहा, कहीं फंस न गए हो? क्या कहा जा सकता है? तुमने शायद चीफ को किसी डालचंद के विषय में पता लगाने के लिए कहा था, जो फास्ट ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो। तो चीफ ने दिन भर यही काम किया, फोन पर बिजी रहे। आखिरकार डालचंद नाम के एक आदमी का पता चल ही गया, जो ड्राइविंग में बहुत एक्सपर्ट है। वह 3 बार कार रेसिंग में हिस्सा ले चुका है और तीनों बार वह चौथे नंबर पर आया है। कहाँ रहता है वह? इसी शहर में। सुधीर ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें उसके घर का पता है। वानखेड़े ने लिफाफा लेकर उसमें लिखा पता देखा। यह डालचंद वैन भगाने वाला भी हो सकता है और नहीं भी। चीफ ने उसकी तस्वीर का इंतजाम भी कर रखा है। सुधीर ने टेबल पर पड़ा एक दूसरा लिफाफा उसकी ओर सरका दिया। वानखेड़े ने लिफाफा उठाकर उसमें से तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही वह उछलकर खड़ा हो गया। सुधीर ने हैरानी से उसे देखा। वानखेड़े आंखें फाड़े तस्वीर को देखे जा रहा था। क्या हुआ? सुधीर ने हैरानी से पूछा। सुधीर, यह वही है जिसे शाम को मैंने उन फार्मों से बाहर आने वाली सड़क पर लिफ्ट दी थी। इसका वहां पर मिलना साबित करता है कि मैं एकदम सही रास्ते पर हूँ। देवराज चौहान और अन्य सब लुटेरे वहीं पर मौजूद हैं। सुधीर भी चौंक कर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? मैं एकदम सही कह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो पहले इस डालचंद को ही पकड़ते हैं, इसके घर को घेरते हैं। नहीं, अगर इस पर हाथ डाला तो देवराज चौहान सतर्क हो जाएगा। मैं देवराज चौहान को इस बार छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन देवराज चौहान को पकड़ोगे कैसे? यही तो देखना है। कुछ क्षण तक उनके बीच खामोशी छाई रही। अब कौन सा कदम उठाओगे? सुधीर ने मौन भंग किया। सोचना पड़ेगा। डालचंद पर निगाह रखी जाए? मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं। वह अपने घर पर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो सुबह उठते ही फार्म की तरफ भागेगा, जहां वैन और उसके अन्य साथी मौजूद हैं। यह तो है। हमें कोई ऐसी ठोस योजना बनानी चाहिए कि वह सब एक साथ फंदे में फंसे और साथ में देवराज चौहान भी हो। तुम सिर्फ देवराज चौहान के बारे में सोच रहे हो, जबकि मैं सभी के बारे में सोच रहा हूँ। वह भी कम खतरनाक नहीं होंगे। यह भी सही है। तो जो भी कदम उठाया जाए सोच समझकर ही उठाया जाए। यही तो मैं सोच रहा हूँ सुधीर,
कि ऐसा कौन सा कदम हो सकता है जो कच्चा ना हो और उन पर लोहार की चोट के समान हो। इस बारे में कमिश्नर साहब से बात की जाए। कमिश्नर साहब से भी बात कर लेंगे, पहले मुझे तो सोचने दो। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और कैबिन में चहलकदमी करने लगा। सुधीर चावला ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। रात के 9:30 बज रहे थे। खूबचंद ने 2 दूनी 4 कर रखी लुंगी उतारी और उसकी जगह पतलून पहन ली। उसके मस्तिष्क में 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन घूम रही थी, जो उसके ख्याल से उसी फार्म पर छुपाई गई थी जहां पर वैन लूटने से एक दिन पहले देवराज चौहान और डालचंद गए थे। वह अपने संदेह की पुष्टि कर लेना चाहता था कि वैन वहां पर है या नहीं। खूबचंद इस मामले में इसलिए पड़ा था कि वह मंगल पांडे को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि पांडे ने उसे पीछे वाले कमरे में ले जाने की धमकी दी थी, यानी कत्ल करने की धमकी। खूबचंद सोच रहा था कि अगर वैन वास्तव में ही फार्म पर हुई तो वह क्या करेगा। अगर उसने पुलिस को खबर कर भी दी तो उसे क्या मिलेगा? 10, 20 या 50 हजार का इनाम, और बदले में खतरनाक लोगों से दुश्मनी जो कभी न कभी उसे ठिकाने लगा ही देंगे। बस यही बात खूबचंद को परेशान किए दे रही थी कि अगर वैन उस फार्म पर ही हुई तो वह कौन सा कदम उठाएगा। तैयार होने के बाद उसने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 10 का नोट ही पड़ा था। खूबचंद दूसरे कमरे में मौजूद शामली के पास पहुंचा। कुछ पैसे दे दे मुझे। कितने? 200 दे दे। 200? शामली की आंखें सिकुड़ गई। इतनी रात को तूने 200 का क्या करना है? यह समय घर में रहने का है कि बाहर जाने का? कहाँ जा रहा है? काम पर। मैं भी तो जानूं कि किस काम पर जा रहा है। 200 रुपया लेकर। ज्यादा बकबक न कर, नोट इधर सरका। रोब न मार, मेरे सामने सीधा रहा कर। रौब मारना है तो कमाना सीख। मैं कहता हूँ 200 रुपया दे दे। जब तक तू नहीं बताएगा कि इन 200 रुपयों का क्या करना है, तब तक मैं तेरे हाथ पर फूटी कौड़ी भी नहीं रखूंगी। बोला तो कि काम पर जा रहा हूँ। काम पर? शामली ने गहरी निगाहों से उसे देखा। कब से काम शुरू कर दिया तूने? कहीं नौकरी कर ली है या बिजनेस खोल लिया है या फिर किसी लौंडिया को पाल लिया है? खूबचंद दांत पीसते उसे देखता रहा। देख, शामली बोली, लौंडिया पालने का काम तेरी औकात से बाहर का है और इस काम के लिए तो मैं तुझे पैसे दूंगी नहीं। जरूरत है तो जाकर कहीं चोरी कर, डाका डाल, लेकिन मुझसे न मांग। ज्यादा बकवास न कर, खूबचंद ने दांत पीस कर कहा। लौंडिया पालने का शौक होता तो कब की पाल चुका होता। यह शौक मुझे नहीं लगा है और ना ही लगेगा मुझे। मैं मंगल पांडे नहीं हूँ। खूबचंद, शामली क्रोध से कांप उठी। चिल्ला मत, नहीं तो एक ही हाथ में थोबड़ा तोड़ दूंगा। खूबचंद का चेहरा क्रोध से भर उठा। बोल, नोट मेरे हवाले करती है या नहीं? शामली का चेहरा धधक रहा था। वह चोट खाई नागिन के समान उठी और अलमारी से 100-100 के 2 नोट निकालकर खूबचंद की ओर फेंक दिए। दफा हो जा यहाँ से, और याद रख, अब यह नोट देने वाला मामला ज्यादा देर नहीं चलने वाला। मेरी कमाई खाते तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आती। खूबचंद बेशर्मी से मुस्कुराया। जिस दिन मैं नोट देना बंद कर दूंगी, अकल ठिकाने लग जाएगी। खूबचंद ने सिगरेट सुलगाई और हंसकर बोला, तू 2-400 के कारण नाराज न हुआ कर। अब ऐसा हाथ मारने जा रहा हूँ कि हमारे पास दौलत ही दौलत होगी। तू हाथ मारने जा रहा है? शामली कड़वे से स्वर में बोली। हाँ, 5.5 करोड़ नगद का। 5.5 करोड़? इतनी ही रकम तो आज दोपहर को आकर मंगल पांडे ने भी उससे कहा था। मैं पूछती हूँ, मुझे बता, मामला क्या है? खूबचंद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पलटकर बाहर निकल गया। शामली ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन खूबचंद रुका नहीं। शामली के शरीर में बेचैनी सी भरती चली गई थी। यह शहर से बाहर का खुला इलाका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फार्मों पर लगे बल्ब मध्यम रोशनी फैला रहे थे। खूबचंद ने उस छोटे से फार्म का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन बैंक वैन उसे वहां कहीं भी नजर नहीं आई। उसने फार्म की सीमा पर लगे कांटेदार तार को पार करने का प्रयत्न किया तो तार में अटक कर कंधे से उसकी कमीज फट गई। फिर किसी तरह नीचे से सरक कर वह फार्म की सीमा में प्रवेश कर गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। शांति थी, कहीं कोई हलचल नहीं। दबे पांव वह फार्म के कॉटेज की ओर बढ़ने लगा। अगले ही क्षण उसका दिल इस विचार के साथ जोरों से धड़कने लगा कि अगर वैन इसी फार्म पर हो और मंगल पांडे, देवराज चौहान और नीना पाटेकर भी यहाँ मौजूद हो
और पकड़ा जाए तो क्या होगा। तभी खूबचंद की गर्दन से ठंडा लोहा आ लगा। खूबचंद की तो जैसे दिल की धड़कन ही बंद हो गई। वह समझ गया कि यह लोहा और कुछ न होकर रिवॉल्वर की नाल है। कौन है तू? गुर्राता हुआ स्वर खूबचंद के कानों में पड़ा। आवाज खूबचंद की जानी पहचानी थी। कांपते दिल से खूबचंद पलटा। सामने हाथ में रिवॉल्वर लिए बार का मालिक मोटा नटियाल खड़ा था। खूबचंद को देखकर वह चौंका। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। खूबचंद, तू यहाँ? जवाब में खूबचंद के होठ हिलकर रह गए। तू यहाँ क्या कर रहा है? मोटा नटियाल एकाएक गुर्राया। वैन देखने आया था। कौन सी वैन? बैंक वैन, जो सुबह उड़ाई गई थी। तू कैसे जानता है कि वैन यहाँ है? खूबचंद ने सब कुछ बता दिया। नटियाल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक वक्त में उसका ध्यान तीन तरफ था। वैन की तरफ कि कहीं गार्ड बाहर न निकले, कॉटेज की तरफ जिसमें जगमोहन सोया पड़ा था कि कहीं वह बाहर न आ जाए, और खूबचंद की तरफ तो उस वैन को देखने आया था जिसमें 5.5 करोड़ रुपया है। खूबचंद ने डूबते दिल के साथ सिर हिलाया। आ, इधर आ। नटियाल उसकी बाह पकड़कर खींचता हुआ उसे झाड़ फूस के कमरे में ले आया। देख ले अच्छी तरह से वैन को। खूबचंद ने वैन को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। देख लिया? खूबचंद ने थूक निकला। बोल, अब क्या करेगा तू? खूबचंद होठों पर जीभ फिराकर रह गया। साले, तेरे को पता नहीं तेरी औकात कितनी है और किस काम में हाथ डालना चाहिए तुझे। अगर तुझे अभी गोली मार दूं तो? मुझे माफ़ कर दो नटियाल, अब ऐसी भूल मैं नहीं करूँगा। साला, जा, भाग जा यहाँ से। भूल जा वैन को। अगर कहीं मुंह खोला तो समझ ले तेरी लाश कुत्ते भी नहीं खाएंगे। मैं कुछ नहीं करूँगा। खूबचंद ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। और किसी को तूने इस बारे में बताया तो? नहीं बताऊँगा। सोच कर जवाब दे। भला मैं किसी को क्यों बताऊँगा? खूबचंद जल्दी से बोला। बताना भी नहीं बताऊँगा। मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि जानता हूँ तेरे में दमखम नहीं है। जा, दफा हो जा यहाँ से। खूबचंद धड़कते दिल से वापस पलटा और तारों की तरफ बढ़ गया। उसकी समझ में यह बात आ गई कि नटियाल ने उसे क्यों छोड़ दिया। इसलिए क्योंकि वह गोली चलाकर शोर शराबा करना नहीं चाहता था। पुलिया पर बैठे हुए खूबचंद को ठंडी हवा लगी तो उसके मस्तिष्क से भय का भूत उतरा। धीरे धीरे उसका दिमाग सोचने के काबिल हुआ। बैंक वैन डकैती में देवराज चौहान, पांडे, पाटेकर, जगमोहन, डालचंद और उस्मान अली, लेकिन इतने सारे लोगों में से उसे कोई भी वहां नजर नहीं आया था। नजर आया था तो सिर्फ मोटा नटियाल। नटियाल इस मामले में कैसे आ गया? खूबचंद के दिमाग में नटियाल का मामला फिट नहीं बैठ रहा था। फिर बाकी सब के सब यहाँ से गायब हैं। इसका मतलब फिर कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी से उसने सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि दोबारा से उसे इस काम पर लगना पड़ेगा। और किसी का तो पता नहीं कि कौन कहाँ होगा, लेकिन डालचंद तो अपनी माँ बहन के पास घर पर ही होगा। जहाँ भी जाएगा सुबह ही जाएगा। खूबचंद पुलिया से उठा और तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। मनी मन उसने फैसला कर लिया था कि रात घर में बिताकर सुबह अंधेरे ही वह डालचंद के घर के सामने उसकी निगरानी पर बैठ जाएगा। सुबह के 6 बज रहे थे। राजा राम अपने अड्डे पर बेडरूम में गहरी नींद में डूबा हुआ था कि एकाएक बेडरूम में तेज बेल बजी। उसकी नींद उचट गई। दांत भींचकर दरवाजे की ओर देखता हुआ वह गुर्राया। काय को सुबह सुबह भेजा कर आप करता है? माँ मर गई है क्या? राजा राम साहब, मैं हूँ भीमराव। बाहर से आवाज़ आई। भीमराव की आवाज़ सुनकर राजा राम के चेहरे पर तनाव कुछ कम हुआ। वह उठा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। क्या है सुबह सुबह? तेरे को मालूम नहीं कि आधी रात को सोया था? मालूम था। बात ही उससे हो गई कि बातें तो होती ही रहती हैं। राजा राम बड़बड़ाया और बाथरूम चला गया। भीमराव खड़ा रहा। राजा राम बाथरूम में हाथ मुंह धोकर लौटा और बोला, अब खड़ा ही रहेगा या फूटेगा भी कि कौन सी आफत आ गई है? अभी बसंत का फ़ोन आया था कि बसंत? उसे तो मैंने सुल्तानपुर भेजा था टोनी के साथ स्मैक लाने के लिए। वह दोनों क्यों नहीं आए माल के साथ? फ़ोन क्यों आया? मैंने बसंत से पूछा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। कहने लगा कि 15 मिनट के बाद फ़ोन करूँगा, राजा राम जी से काम है। मुझसे क्या बात करनी है? तुझे नहीं बता सकता था?
अब इस बारे में मैं क्या कहूँ? 15 मिनट हो गए, होने ही वाले हैं। कौन से फ़ोन की घंटी बजेगी? बाहर वाले फ़ोन की लाइन मैंने यहाँ कर दी है, अब इसी फ़ोन की घंटी बजेगी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। राजा राम ने फौरन रिसीवर उठाया। कौन बोलता है? उसने कहा। मैं बसंत बोल रहा हूँ। कहाँ से? सुल्तानपुर से। क्या बात है? भारी गड़बड़ हो गई। हम 40 लाख की स्मैक लेकर निकले ही थे कि हमारे पीछे पुलिस पड़ गई। थोड़ी बहुत गोलाबारी भी हुई, परंतु पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। लगता है किसी ने मुखबिरी की है। आगे भी फूट? राजा राम झल्लाया। जब पुलिस से पीछा नहीं छूटा तो टोनी ने मुझे कार से उतारकर कहा कि वह कुछ ही देर में इसी जगह पर आता है। मैं वहीं खड़ा रहा। आधे घंटे बाद जब वह वापस आया तो वह घायल था। पुलिस की 2 गोली उसे लगी हैं। तो वो मर गया वह? नहीं, जिंदा है और आखिरी सांसें ले रहा है। मैं किसी तरह उसे बचाकर सुल्तानपुर की पहाड़ी पर वीरान पड़े शंकर मंदिर में ले आया हूँ। अब हाईवे पर बने पेट्रोल पंप पर से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। माल सलामत है ना? माल का ही तो रगड़ा है। जब टोनी आधे घंटे के लिए मुझसे अलग हुआ था तो माल कहीं पर छिपा आया था। कहाँ को छिपाया है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो मालूम कर। राजा राम दहाड़ा। अगर वह मर गया तो क्या उसकी लाश से पूछेगा कि माल कहाँ है? मैंने पूछा, लेकिन वह बताता ही नहीं। कहता है कि आपको ही बताएगा। मुझे बताएगा? हाँ, मेरे को कैसे बताएगा? मीलों दूर है, फ़ोन पर वह बात कर नहीं सकता। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह एक ही बात कहता है कि माल के बारे में आपको ही बताएगा। गधा, उल्लू का पट्ठा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तेरे को नहीं, टोनी को कह रहा हूँ। राजा राम गुर्राया। ठीक है, मैं आता हूँ। आप आ रहे हैं? हाँ, अभी आ रहा हूँ। अगर वह मर गया तो मेरा 40 लाख का नुकसान होगा। राजा राम बोला। तू सुन। क्या? मेरे आने तक वह जिंदा रहना चाहिए। यह मेरे बस में तो नहीं है। वैसे कोशिश करूँगा मैं कि अगर वह मरा मिला तो तेरे को भी खत्म कर दूंगा, समझा? राजा राम ने रिसीवर रखा और सिगरेट सुलगा ली। क्या हुआ? भीमराव ने पूछा। राजा राम ने उसे सारी बात बता दी। यह तो बहुत बुरा हुआ। टोनी बहुत काम का आदमी था। भीमराव बोला। मेरे को इस बात से कब मना है? राजा राम हाथ हिलाकर बोला। यहाँ होता तो इलाज करा लेते उसका, लेकिन वहाँ पर क्या किया जा सकता है? हमारे पहुँचने तक जिंदा मिल जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। अब चलने की तैयारी करो। कोई फायदा नहीं राजा राम साहब। कायकू? राजा राम के माथे पर बल पड़ गए। सुल्तानपुर पहुंचने के लिए हमें कम से कम 2.5 घंटे चाहिए और मैं नहीं समझता कि टोनी 2.5 घंटे और जीवित रहेगा। जो भी हो, जाना तो है ही, चांस नहीं छोड़ना मांगता है। क्या मालूम वह जिंदा ही मिले, बसंत उसे मरने नहीं देगा। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करता हूँ, भीमराव ने कहा। भीमराव जाने लगा तो राजा राम बोला। भीमराव, उस छोकरे को भी साथ ले लेते हैं। कौन? वही अपना भला सा नाम है उसका, जो कार बहुत तेज चलाता है। डालचंद? हाँ, डालचंद, उसे साथ ले लेते हैं। 2.5 घंटे का सफ़र वह 1.5 घंटे में पूरा कर लेगा। 1 घंटा पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत काम का छोकरा है। सोच रहा हूँ कि उसे भी अपने गैंग में शामिल कर लूँ, काम आता रहेगा। ख्याल बुरा नहीं है। ठीक है, रास्ते में डालचंद को उसके घर से ले लेंगे। राजा राम ने सहमतिपूर्ण मुद्रा में सिर हिलाकर कहा। तो कार वगैरह तैयार कर, मैं आधे घंटे में बाहर आता हूँ, बल्कि 20 मिनट में ही आ रहा हूँ। भीमराव पलटा और फुर्ती के साथ बाहर निकल गया। खूबचंद सुबह 6:30 बजे ही डालचंद के घर के सामने सड़क पार बनी चाय की दुकान पर जाकर जम गया था। उसकी निगाहें डालचंद के घर के दरवाजे पर जमी थी। इसके साथ ही उसका दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि कल की तरह आज भी कुछ होने वाला है। देवराज चौहान, जगमोहन, मंगल पांडे, डालचंद, नीना पाटेकर और उस्मान अली आज भी कुछ करके रहेंगे। रात को बैंक वैन के पास नटियाल का होना यही साबित करता था, परंतु वह खुद इस मामले में क्या कर पाएगा? 5.5 करोड़ रुपए से भरी वैन का उसे पता था, परंतु वह उसमें से 5.5 रुपए भी नहीं हासिल कर सकता था। अगर आज भी यह लोग कुछ करते हैं तो उसे क्या फायदा? कुछ वसूल तो कर नहीं पाएगा। उसका कोई ऐसा साथी भी नहीं जो इन लोगों से माल छीन लेने की हिम्मत रखता हो, लेकिन कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी दौलत को देखकर आंखें सेक कर तो यह काम चलाने से रहा।
किसी खलीफा को अपने साथ मिलाना होगा जो इस मामले में कुछ कर सके, नोटों को हथिया सके। इस मामले में उसने कितनी मेहनत की है, जान भी जोखिम में डाली। अगर कल रात नटियाल उसे मार ही डालता तो इस पर भी कुछ हाथ न लगे तो उसके लिए बेहद शर्म की बात है। वह सोचने लगा कि किसे अपने साथ मिलाए, कौन विश्वास के काबिल हो सकता है जो बाद में शराफत से उसका हिस्सा उसके हवाले कर दे। इन्हीं सोचों में 8 बज गए। 8 में 2-4 मिनट ही ऊपर हुए होंगे कि उसने तैयार होकर डालचंद को घर से बाहर निकलते देखा। डालचंद सोचों में गुम था। आज वह बैंक डकैती में हिस्सा लेने जा रहा था। खूबचंद उसे देखे जा रहा था और जानता था कि चौराहे से डालचंद टैक्सी लेगा, तब वह भी टैक्सी लेकर उसके पीछे लग जाएगा। खूबचंद के देखते ही देखते डालचंद के करीब तेजी से एक कार आकर रुकी। कार के भीतर बैठे इंसान को देखकर डालचंद की क्या हालत हुई यह तो वह देख नहीं सका, क्योंकि कार में बैठे व्यक्ति को देखकर उसके जिस्म में मौत की सर्द लहर दौड़ गई थी। उसे खूबचंद जानता था कि वह गैंगस्टर राजाराम था। डालचंद सुबह 6 बजे उठा। आंखें मलते हुए कमला को चाय के लिए आवाज दी। कुछ ही देर में कमला चाय बना लाई। डालचंद घूंट भरते हुए गहरी सोच में डूब गया। भीतर ही भीतर उसका दिल धड़क रहा था कि क्या आज की बैंक डकैती कामयाब होगी या कुछ गड़बड़ होकर रहेगी। उसने अपने दिल को फौरन तसल्ली दी कि उसे ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ ठीक करेगा। देवराज चौहान पर उसे पूरा भरोसा था। तभी शारदा देवी आ पहुंची। तू अभी तक यहीं बैठा है? उठकर तैयार हो, नहीं तो ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। आज तूने टूर पर जाना है, याद है ना? याद है माँ, यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। डालचंद भारी मुस्कान के साथ बोला। नहा धो ले, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। और हाँ, सफर में अपना ध्यान रखना, कहीं गाड़ी से उतरकर टहलने मत लग जाना और गाड़ी निकल जाए। डालचंद के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई। चिंता मत किया कर मेरी। तो क्या बहुत बड़ा हो गया है तू? डालचंद अब माँ को क्या बताता कि वह अब इतना बड़ा हो गया है कि बैंक रॉबरी कर चुका है, आज भी बैंक डकैती करने जा रहा है। क्या सोचने लगा? उसे खामोश पाकर शारदा देवी ने पूछा। सोच रहा था कि मेरे पीछे तुम्हें कोई तकलीफ न हो। नहीं होगी, चल उठ और तैयार हो जा। डालचंद तैयार हुआ, खाना खाया। उसके बाद माँ बहन से बातें करता रहा। फिर 8:02 पर घर से बाहर निकला। वह सोचों में गुम था। मन में आशंका थी कि डकैती सफल होगी कि असफल। अभी थोड़ा सा ही आगे चला होगा कि स्पीड के साथ आती कार उसके पास रुकी। हड़बड़ाकर वह 2 कदम पीछे हट गया। उसके बाद डालचंद ने कार के भीतर झांका। भीतर राजाराम पर निगाह पड़ते ही उसका दिल उछलकर गले में आ फंसा। आंखें स्थिर सी रह गई। दिमाग में घंटी सी बज उठी कि अब कुछ होने वाला है। राजाराम का उसके पास आना यूं ही नहीं होगा, यकीनन बेहद खास मामला होगा। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 8:15 बजने को जा रहे थे। राजाराम उसे देखकर मुस्कुराया। तू तो बाहर को ही मिल गया, कैसा है? जवाब में डालचंद सिर हिलाकर रह गया। आ बैठ। राजाराम ने कार का दरवाजा खोला। डालचंद ने कार के भीतर निगाह मारी। पिछली सीट पर राजाराम खुद बैठा था। भीमराव कार ड्राइव कर रहा था, परंतु अब स्टीयरिंग सीट पर से खिसककर बाजू को सरक गया था। बैठ, सोचता क्या है? रोकड़ा मिलेगा। क्या मतलब? डालचंद ने चौंक कर राजाराम को देखा। मतलब? राजाराम की आंखें सिकुड़ गई। कितनी बार तूने हमारे साथ गू खाया और आज गू खाने का मतलब पूछ रहा है? कार चला, अपने को जल्दी से जल्दी सुल्तानपुर पहुंचना है, फौरन। डालचंद हक्का बक्का रह गया। आंखें फाड़ फाड़ कर काय को देखता है। तेरे को सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं आज नहीं जा पाऊंगा। डालचंद एकाएक आतंक में घिर कह उठा। क्यों, आज तेरी शादी है क्या? राजाराम गुर्राया। डालचंद सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। कार में आजा, कार में। नहीं राजाराम। डालचंद ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। आज नहीं, आज मुझे जाने दे। कल तू जो कहेगा मैं करूँगा। पाँव भी धोकर पीने को कहेगा तो पीऊँगा, पर आज जाने दे। आज मैं तेरे काम नहीं आ सकूँगा। क्या बोला तू? राजाराम ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाल ली। मेरे को न बोला तू? राजाराम को मना किया तूने? तेरे को मालूम नहीं, राजाराम को मना सुनना पसंद नहीं। आखिरी बार तेरे को बोलता है, गाड़ी में बैठ और गाड़ी को सुल्तानपुर भगा ले, नहीं तो गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा।
डालचंद को ऐसा लगा जैसे उसके पाँव के नीचे की जमीन सरक गई हो, क्योंकि अगर वह वक्त पर नहीं पहुंचा तो बैंक डकैती का क्या होगा। फटी फटी आंखों से वह अपनी और तनी रिवॉल्वर को देखे जा रहा था। अब तो मरने की तैयारी में है, राजा राम ने खतरनाक लहजे में कहा और अंगूठे से रिवॉल्वर का सेफ्टी वॉल्व हटा दिया। डालचंद बुद्ध बना उसके रिवॉल्वर को देखता रहा। तभी दांत किटकिटाकर भीमराव कार से बाहर निकला और डालचंद के पास पहुंचकर झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। चांटा पड़ते ही डालचंद के शरीर को झटका लगा। वह सख्ते किसी हालत से बाहर आया। वक्त की नाजुकता को तो वह समझ ही चुका था। राजा राम के बारे में यह बात वो भली भांति जानता था कि किसी को गोली से उड़ा देना उसके लिए मामूली बात है। बहरहाल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि राजा राम के साथ नहीं जाएगा। राजा राम के साथ जा ही नहीं सकता। बैंक डकैती पहले से ही तय थी। उसे हर हाल में डकैती पर पहुंचना था, वरना उसके न होने से डकैती के बाद माल लेकर भागने में गड़बड़ हो सकती है। पुलिस उन लोगों को घेर सकती है। हट भीमराव, राजा राम का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। कुत्ते के नसीब में मौत ही लिखी है। देख साले का भेजा कैसे खील खील होता है। अब मुझे मार देने से तुम सुल्तानपुर पहुंच जाओगे, डालचंद जल्दी से बोला। तेरे खड़े रहने से भी हम सुल्तानपुर नहीं पहुंचने वाले, राजा राम दांत किटकिटाकर कह उठा। कसम से अगर मुझे सुल्तानपुर पहुंचने की जल्दी न होती तो कब का तुझे गोली से उड़ा चुका होता। बोल, चल रहा है ना? हाँ, डालचंद ने सिर हिलाया। आ बैठ, लेकिन कान खोलकर सुन ले, इस बार तुझे काम का मेहनताना नहीं मिलेगा। तूने चलने में आनाकानी की है, इसलिए मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है अब? राजा राम ने दांत किटकिटाए। घर सुसु करने, 1 मिनट में आया। रास्ते में कर लियो, मैं बहुत तेज आ रहा है। जा मर, जल्दी आइयो। बस गया और आया। डालचंद जल्दी से पलटा। सुन, डालचंद ठिठका और पलटकर कार में बैठे राजा राम को देखने लगा। धागा बांध कर आइयो। क्या? मैंने कहा है धागा बांध कर आइयो, रास्ते में सूसू नहीं आना चाहिए। डालचंद सिर हिलाकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। भीमराव सख्त चेहरा लिए वापस कार में आ बैठा। हरामजादा सुबह सुबह किसी काम से जा रहा होगा, राजा राम ने दांत खींचकर कहा। तभी हमारे साथ चलने को इनकार कर रहा था। मेरा भी यही ख्याल है। दोनों की निगाहें डालचंद पर थी, जो कुछ दूरी पर नजर आ रहे अपना घर का दरवाजा थपथपा रहा था। उल्लू के पट्टे को सूसू भी अभी आना था, राजा राम झुंझलाकर कह उठा। शारदा देवी ने दरवाजा खोला तो डालचंद को सामने पाकर हैरान हो उठी। तू गया नहीं अभी तक? जा रहा हूँ माँ, पर्स भूल गया था, डालचंद ने माँ की बगल से भीतर प्रवेश करते हुए कहा। दरवाजा बंद कर दे। शारदा देवी ने असमंजसता में फंसे दरवाजा बंद किया। डालचंद दिखावे के तौर पर अपने कमरे में घुसा, फिर बाहर आया। पर्स ले लिया? शारदा देवी ने पूछा। हाँ, ले लिया। कुछ और तो नहीं भूल गया? कुछ नहीं भूला माँ, तुम पीछे का दरवाजा बंद कर लो। पीछे का? शारदा देवी ने हैरानी से उसे देखा। पहले भी कई बार पीछे से गया हूँ, आज तुम हैरान क्यों हो रही हो? डालचंद ने कहा कि तभी कमला वहाँ आई। कमला, दरवाजा बंद कर ले। डालचंद पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कमला ने दरवाजा बंद कर लिया। शारदा देवी असमंजसता में घिरी बड़बड़ा उठी। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है। दुनिया टूर पर जाती है, यह तो अनोखा ही जा रहा है। न कपड़ा लिया न कुछ। डालचंद को गए 3 मिनट हो गए तो राजा राम ने बेचैनी से पहलू बदला। निगाहें एकटक डालचंद के मकान पर थी। भीमराव, आखिरकार राजा राम ने कहा, जाकर देख आया क्यों नहीं अभी तक। भीमराव कार से उतरा और डालचंद के घर की तरफ बढ़ गया। चंद ही पलों पश्चात वह डालचंद के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। शारदा देवी ने यह सोचकर दरवाजा खोला कि डालचंद फिर आया होगा, परंतु सामने किसी अजनबी को पाकर संभल गई और प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। डालचंद को बुलाओ, भीमराव सामान्य स्वर में बोला। डालचंद, वह तो घर पर नहीं है, शारदा देवी ने सिर हिलाकर कहा। नहीं है? यह कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे सामने वह घर में गया है। भीमराव ने अपनी आवाज़ में सख्ती न आने का प्रयत्न करते हुए कहा। हाँ, अभी आया था, परंतु पिछले दरवाजे से निकल गया। भीमराव चौंका। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। बुढ़िया सही कह रही थी। हरामजादे डालचंद ने अवश्य ऐसा ही किया होगा। वह क्रोध भरी मुद्रा में वापस पलटने लगा कि शारदा देवी की आवाज़ सुनकर ठिठका।
तुम कौन हो बेटे? मैं? भीमराव ने शारदा देवी के चेहरे पर निगाह मारी। मैं डालचंद की पहचान वाला हूँ, कुछ काम था उससे, कहकर भीमराव पलटा और कार में बैठे राजा राम के पास पहुंचकर सही बात उसे बताई। सुनकर राजा राम के होठ सिकुड़ गए, माथे पर बल पड़ गए। फिर वह हंसा। डालचंद भाग गया? हाँ, भीमराव ने गंभीरता से सिर हिलाया। कमाल है, वह कल का छोकरा राजा राम को जुल दे गया। इतनी हिम्मत आ गई उसमें कि मुझे गधा बना दे। राजा राम हंस रहा था। कार में बैठ भीमराव। भीमराव कार में बैठते हुए बोला, सुल्तानपुर चलूं? नहीं, रहने दे, सुल्तानपुर का अब मन नहीं है। मुझे उस छोकरे डालचंद के बारे में सोचना है। राजा राम के चेहरे पर कठोर भाव छाने लगे। लेकिन अगर टोनी मर गया तो 40 लाख का माल? तेरे को बोला ना, अड्डे पर चल, मुझे उस छोकरे के बारे में सोचना है। भीमराव ने कार आगे बढ़ा दी। कार में लंबी खामोशी छाई रही। भीमराव, आखिरकार राजा राम बोला, उस कार दौड़ाने वाले में इतना दम नहीं कि मुझे धोखा देकर पतली गली से खंबे की ओट से निकल आए। भीमराव कुछ न बोला। यकीनन कोई खास बात है। राजा राम खिड़की से बाहर सड़क पर आते जाते वाहनों को देखता हुआ बोला, बहुत ही खास बात है, नहीं तो वह इस तरह मेरे को कार में बैठा छोड़कर भागता नहीं। नहीं तो वह यह ना कहता कि आज का दिन छोड़ दो, कल मैं तुम्हारे पांव धोकर भी पीऊंगा। भीमराव खामोश रहा। आज उसे इतना ज़रूरी क्या काम है कि उसने मेरे से भी दुश्मनी ले ली? तुम ही बोलो भीमराव, वह खास ज़रूरी काम क्या हो सकता है? कह नहीं सकता। भीमराव ने कार ड्राइव करते हुए सिर हिलाया। नौकरी वह नहीं करता, बिजनेस वह नहीं करता, कोई काम धंधा नहीं करता, नोटों से खाली है, आशिकी भी नहीं कर सकता। राजा राम एक एक शब्द चबाकर कहे जा रहा था। यानी कि वह कुछ भी नहीं करता। फिर भी उसे ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया कि उसने राजा राम को अपना दुश्मन बना लिया? जबकि कोई बहुत ही खास बात है जो वह मुझे नहीं बताना चाहता था और चुपचाप भाग लिया। अब बची एक ही बात, वह यह है कि डालचंद यकीनन किसी लफड़े में फंसा हुआ है। वह कोई भारी भरकम गलत काम कर रहा है, ऐसा लफड़े वाला काम कि उसने मुझसे दुश्मनी लेनी भी गवारा कर ली है। भीमराव जी, अब डालचंद कहाँ मिलेगा? कह नहीं सकता। भीमराव ने पुनः वही शब्द कहे। राजा राम ने अपने सख्त हो रहे चेहरे पर हाथ फेरा। उसके घर में कौन कौन है? माँ और जवान बहन, दोनों को ले आ, उठा ला दोनों को और ठिकाने पर बंद कर दे। डालचंद भागकर कहाँ जाएगा? जहाँ भी होगा मेरे पास को ही आएगा। मेरे को हर हालत में यह मालूम करने को है कि वह साला कार रेसर किस लफड़े में फंसा है। जी, भीमराव सिर हिलाकर रह गया। दोनों के बीच कई पलों के लिए खामोशी छाई रही, जिसे राजा राम ने ही तोड़ा। कमाल हो गया भीमराव। राजा राम खुलकर हंसा। आंखों में आग जल रही थी। वह कल का छोकरा राजा राम को हैंगर पर लटका गया। कितना बड़ा मजाक है यह। थोड़ी देर बाद भीमराव ने कार को ठिकाने पर ले जा रोका। तू यहीं बैठ, कार से बाहर निकलने का नहीं, समझा? मैं अंदर से 5-4 आदमी भेजता हूँ, जाकर उसकी माँ बहन को ले आना, समझा? समझ गया। भीमराव ने सिर हिलाया। राजा राम कार से उतरा और ठिकाने के भीतर प्रवेश कर गया। खूबचंद ने सब कुछ देखा और समझ गया कि डालचंद राजा राम को किस प्रकार धोखा देकर भाग निकला है। डालचंद की इस हरकत से उसे यकीन हो गया कि देवराज चौहान एंड पार्टी आज फिर कुछ करने जा रही है। डालचंद भागकर वहीं पहुंचेगा जहां उनका पहुंचना तय था। मनी मन खूबचंद अपने पर ही खींच उठा कि डालचंद उसकी निगाहों से ओझल हो गया। अब कैसे वह जानेगा कि वह लोग क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर रहना तो बेवकूफ़ी थी। खूबचंद ने टैक्सी पकड़ी और सीधा देवराज चौहान के ठिकाने पर जा पहुंचा कि शायद कोई वहां मिल जाए, परंतु मकान पर ताला लटका देखकर वह दांत किटकिटाकर रह गया। फिर खूबचंद टैक्सी पर सवार होकर मोटे नटियाल के बार में जा पहुंचा। वहां पर उसने यह देखकर राहत की सांस ली कि मंगल पांडे वहीं था और जाने की तैयारी कर रहा था। सुबह का समय था, बार खाली था। कहीं मंगल पांडे उसे न देख ले, इसलिए बार के बाहर कुछ हटकर टैक्सी के भीतर जमकर बैठ गया। निगाहें बार के द्वार पर थी कि कब मंगल बाहर निकले और उसका पीछा करे। खूबचंद को तसल्ली थी, कोई तो नजर आया। मोटे नटियाल ने रात भर मुस्तैदी से पहरा दिया, जरा भी लापरवाही नहीं बरती अपने काम में। वह जानता था लापरवाही का मतलब था खुद उसकी अपनी मौत।
वैन का पिछला दरवाजा खुलते ही भीतर बैठे गार्डों ने ढेरों गोलियां उसके शरीर में उतार देनी थी और नटियाल लापरवाही भरी मौत नहीं मरना चाहता था। भोर के उजाले के साथ ही उसकी आंखों में नींद हावी हो गई थी। तब वह 1 घंटा नींद को लेकर परेशान रहा, फिर बाद में ठीक हो गया था। 6:30 बजे जगमोहन उठा। हाथ मुंह धोकर वह कॉटेज के पिछले द्वार पर पहुंचा। वहीं से उसने आवाज़ लगाई, नटियाल। नटियाल ने सिर घुमाकर उसे देखा। चाय पी ली या बनाऊं? बना लो, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, नटियाल ने उखड़े स्वर में कहा। रात भर का जगा होने के कारण नींद तंग कर रही थी। जगमोहन कॉटेज में उल्टा पलट गया। जगमोहन से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यह गलती कि नटियाल का नाम लेकर ऊंची आवाज़ में उसे पुकारने से भीतर बैठे गार्डों के कानों तक नटियाल का नाम पहुंच गया था। उन्होंने फौरन वायरलेस सेट ऑन किया और पुलिस हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से संपर्क बनाकर नटियाल का नाम बता दिया। 10 मिनट में ही जगमोहन चाय के 2 गिलास पकड़े वहां आ पहुंचा। 1 गिलास नटियाल ने थाम लिया। चाय पीकर तुम सो जाओ, जगमोहन पास ही मौजूद खाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। यहाँ पर अब मैं पहरा दूंगा, तुम नहा धो लो फिर यहाँ बैठ जाना। नटियाल ने चाय का घूंट भरा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम नींद ले लो कुछ घंटों की। 12 बजे तक उन सब लोगों ने भी आ जाना है, नींद ले लोगे तो बेहतर होगा। नटियाल ने सिर हिलाया और बोला, बैंक डकैती में वह लोग सफल रहेंगे ना? तुम्हें किसने बताया कि वह लोग क्या कर रहे हैं? जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। छोड़ो इस बात को, किसने बताया कि? मंगल पांडे ने बताया होगा, जगमोहन दांत भींचकर कह उठा। मंगल पांडे बताए या कोई और, जब तुम लोगों के बीच बैठा हूँ तो सब बातें मालूम होंगी ही। तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, नटियाल ने लापरवाही से कहा। नटियाल ने ठीक कहा था। जगमोहन होठ भींचकर रह गया, परंतु बैंक वैन में मौजूद गार्डों ने उनकी बात सुनी थी, स्पष्ट सुनी थी। उन्होंने फौरन अपना वायरलेस सेट खोला और हेडक्वार्टर को बैंक डकैती के साथ साथ मंगल के नाम की सूचना दे दी। जगमोहन और नटियाल ने वायरलेस सेट के ऑफ होने का स्वर भी सुना, परंतु तब भी उनके दिमाग में नहीं आया कि सेट पर वह गार्ड उनकी बातें सुनकर आगे पहुंचा रहे थे, जो कि आने वाले समय में उनके लिए घातक सिद्ध होनी थी। मैं गार्डों से बात करूं? नटियाल ने चाय का घूंट भरकर जगमोहन को देखा। तुम क्या बात करोगे? उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। समझा ले, जगमोहन व्यंग से बोला। तू भी अपने दिल की आग ठंडी कर ले। चाय समाप्त करके नटियाल ने गिलास नीचे रखा और वैन के पास पहुंचा। तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? नटियाल वैन की बॉडी ठक ठकाकर बोला। दूसरी बार पुकारने पर भीतर से आवाज़ आई, क्या है? मैं तुम लोगों से यह कहना चाहता हूँ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? देर सवेर में तुम लोग खामखा मारे जाओगे। अच्छा यही होगा कि हमारे सामने झुक जाओ। हम तुम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लगता है तुम हमारे सच्चे हमदर्द हो, भीतर से कड़े स्वर में कहा गया। सच बात यही है, नटियाल ने सिर हिलाकर कहा। हम सबका फायदा इसी में है, किंतु तुम लोग बाहर आकर हमसे मिल जाओ, दौलत में खेलोगे। एक बात कहें, भीतर से दूसरे गार्ड ने तीखे स्वर में कहा। क्या? नोटों में तो हम खेल ही रहे हैं। 5.5 करोड़ की दौलत हमारे कदमों में बेकार पड़ी है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, दौलत को बेकार मत रखो, इसे इस्तेमाल करो। नटियाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तुम हमारे दोस्त बन जाओ। तुम लोगों की दोस्ती सिर्फ कानून के फंदे के साथ ही हो सकती है। इसका मतलब तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे? नटियाल सख्त स्वर में बोला। जाओ, जाकर सो जाओ, रात भर के जगे हो, तुम्हें हमारी बात ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही। नींद पूरी हो जाए तो फिर हमसे बात करने आना। नटियाल ने गहरी सांस लेकर जगमोहन को देखा। बहुत ढीठ हैं साले, नटियाल दांत पीसकर बोला। ढीठ भी हैं और बेवकूफ़ भी, जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। रेस्टोरेंट के ऊपर कमरे की खिड़की के करीब खड़ी नीना पाटेकर के होठ भींचे हुए थे। 8 बज रहे थे। कुछ ही देर में उसे बैंक डकैती के लिए निकलना था, परंतु पौन घंटे से उसकी निगाहें उस आदमी पर से न हट रही थी जो सड़क पार खड़ा उसके घर पर निगाह रख रहा था। क्योंकि अब बर्बाद करने को समय नहीं था, इसलिए निगरानी कर रहे व्यक्ति को ज़्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता था। पाटेकर ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर को थपथपाया
और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। कुछ ही पलों में वह रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में थी। रेस्टोरेंट के कर्मचारी अपना काम करने में व्यस्त थे। उन पर निगाह मारकर पाटेकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। पाटेकर को सीधा अपने पास पहुंचते देखकर वह व्यक्ति हड़बड़ा उठा। चल मेरे साथ, नीना पाटेकर ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। कि कहाँ? रेस्टोरेंट में। पाटेकर के दांत खिंचे हुए थे। कि क्यों? मैं क्यों जाऊं? तनिक साहस करके वह व्यक्ति कह उठा। उल्लू के पट्टे, अपनी माँ की निगरानी कर रहा था। नीना पाटेकर मौत के स्वर में कह उठी। मेरी जगह के सामने खड़े होने से पहले सोच तो लेता कि क्या कर रहा है। सीधी तरह चलेगा या जेब में पड़े रिवॉल्वर को निकालकर तेरे पेट में घुसेड़ूं? उस व्यक्ति का चेहरा फक पड़ गया। चल। पाटेकर उस व्यक्ति की कलाई पकड़े रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। ना चाहते हुए भी वह नीना पाटेकर के साथ चलता गया। नीना पाटेकर उसे लेकर रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में पहुंची और ध्यानपूर्वक उसे देखा। ठिकने से कद का सामान्य से कपड़े पहने हुए था। शक्लो सूरत से वह यूं ही छोटा मोटा काम करने वाला लगता था। इस समय उसके चेहरे पर घबराहट व्याप्त थी। धीरे धीरे नीना पाटेकर की आंखों में क्रूरता के भाव आते जा रहे थे। देख बे, पाटेकर गुर्राई, तू मेरी निगरानी कर रहा था तो मेरे बारे में सब कुछ जानता ही होगा। इसलिए मैं अपने बारे में न बताकर मैं तेरे बारे में पूछती हूँ। कौन है तू और मेरी निगरानी पर क्यों था? वह व्यक्ति भय से होठ हिलाकर रह गया। पाटेकर ने उसकी दशा पहचानी। क्या नाम है तेरा? किशन। करता क्या है तू? धर्मपुरे में चाय की दुकान चलाता हूँ। किशन ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। मेरी निगरानी क्यों कर रहा था? किशन फिर खामोश। रेस्टोरेंट के कर्मचारी सब देख सुन रहे थे। चुप रहने से काम न चलेगा, पाटेकर ने सख्त स्वर में कहा। अभी तक मैं तेरे साथ नरमी का व्यवहार कर रही हूँ, परंतु तू खामोश रहकर मुझे सख्ती के लिए मजबूर कर रहा है। किशन का चेहरा फक था। बचना चाहता है तो अब मुंह फाड़ दियो, नीना पाटेकर ने कहते हुए उसके सिर के बाल मुट्ठी में लेकर जोर से हिलाए। मेरे पर नजर क्यों रख रहा था? मेरे को मालूम करने को कहा था तुम्हारे बारे में। क्या मालूम करने को कहा था? यही कि तुम कहाँ छिपी हो। किशन जल्दी से बोला। मेरे को मालूम था तुमने कभी रेस्टोरेंट खरीदा था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि तुम यहीं पर रहती हो। बाहर खड़ा होकर तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि तुम यहीं रहती हो। मुखबिर हो? किशन ने सहमति से सिर हिलाया। पुलिस के? हाँ। मेरे बारे में मालूम करने को किसने कहा था? नीना पाटेकर विचारपूर्ण ढंग से बोली। सब इंस्पेक्टर सुधीर चावला ने। सुधीर चावला? क्यों? मालूम नहीं, लेकिन सुधीर चावला इंस्पेक्टर वानखेड़े का असिस्टेंट है। इससे जाहिर है कि इंस्पेक्टर वानखेड़े आजकल जिस केस पर काम कर रहा है उसमें उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। नीना पाटेकर की आंखें सिकुड़ती चली गई। कल शाम ही डालचंद ने बताया था कि वानखेड़े फार्म वाली जगह पर घूमता हुआ बैंक वैन को तलाश कर रहा था। इसका मतलब वानखेड़े को किसी तरह मालूम हो गया है कि 5.5 करोड़ से भरी वैन उड़ाने में उसका भी हाथ है, तभी तो उसकी तलाश में मुखबिर छोड़ दिया। नीना पाटेकर ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को देखा। मैं बाहर जा रही हूँ। इसे, पाटेकर ने किशन की तरफ इशारा किया, यहीं कहीं बंद कर दो, भाग न सके। मलिक आए तो इसे उसके हवाले कर देना। कहना 5-7 दिन इसे कहीं दबा कर रखे, उसके बाद छोड़ दे। किशन ने कुछ कहना चाहा, परंतु पाटेकर का क्रोधित चेहरा देखकर खामोश रह गया। उसे रेस्टोरेंट के 2 हट्टे कट्टे कर्मचारियों ने घेर लिया। नीना पाटेकर तेजी से बाहर निकलती चली गई। मंगल पांडे बेचैनी से नटियाल के बार में टहल रहा था। रह रहकर वह कलाई में बंधी घड़ी पर निगाह मार लेता था। ठीक 8 बजे थे और नटियाल ने कहा था कि 8 बजे टैक्सी पहुंच जाएगी, परंतु टैक्सी अभी तक नहीं पहुंची थी। उसके बैंक डकैती पर न पहुंच पाने का सारा इंतजाम नटियाल ने किया था कि कहां पर क्या क्या होना है, उसे कुछ नहीं मालूम था। नटियाल का टैक्सी लेकर आने वाला आदमी ही जानता था। राजू इस बीच उसके पास 3 चक्कर लगा गया था। विस्की भेजूं? परंतु पांडे ने हर बार उसे मना ही किया। राजू हैरान था कि आज पांडे विस्की को मना कर रहा है। उसकी व्याकुलता भी राजू की समझ में न आ रही थी। जब 8:15 बज गए तो मंगल के होठों से गहरी सांस निकल गई। अब इतना वक्त नहीं था कि और इंतजार किया जाता। नटियाल के आदमी का इंतजार करता रहे और वक्त बीत जाए।
उधर देवराज चौहान बैंक डकैती निपटा ले तो पूछने पर बाद में क्या जवाब देगा कि वह वक्त पर डकैती के लिए क्यों नहीं पहुंचा। हो सकता है क्रोध में पड़े 5.5 करोड़ में ऐसी तैसी न कर दे या बैंक वैन में पड़े 5.5 करोड़ में हिस्सा न दे। अगर उसने ऐसा किया तो वह देवराज चौहान के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकेगा, क्योंकि तब सब उसके खिलाफ ही होंगे, सब उसे धोखेबाज ही समझेंगे। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, राजू ने करीब आकर पांडे से पूछ ही लिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, पांडे ने राजू पर निगाह मारकर कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर नटियाल का कोई आदमी यहाँ आकर मेरे बारे में पूछे तो उस हरामजादे के हाथ पांव तोड़ देना। वापसी पर वह टूटे हाथ पांव से मुझे इसी बार के कोने में पड़ा मिलना चाहिए। बात क्या है? बहुत ज़रूरी काम पर जाना था। नटियाल ने अपने किसी आदमी को यहाँ आने को फिक्स किया था। छोड़ना मत कुत्ते को, समझा? पांडे गुर्राया। राजू सिर हिलाकर रह गया। पांडे क्रोध भरे कदम उठाता हुआ बार से निकला और पैदल ही आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को बता दिया कि कहाँ जाना है। फिर सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। मनी मन नटियाल के प्रति गुस्सा भी उबल रहा था। वह बैंक डकैती में हिस्सा नहीं लेना चाह रहा था, परंतु नटियाल के कमजोर इंतजाम के कारण मजबूरन उसे बैंक डकैती में शरीक होना पड़ रहा था। एकाएक पांडे ने ड्राइवर से कहा, मेरी एक बात मानोगे? क्या साहब? ड्राइवर ने टैक्सी चलाते हुए कहा, तुम अपनी टैक्सी का कहीं एक्सीडेंट कर दो, टैक्सी का जितना नुकसान होगा उससे 3,000 ऊपर तुम्हें मैं दूंगा। पांडे ने जल्दी से कहा। उसने सोचा अगर यह एक्सीडेंट के लिए तैयार हो जाता है तो तब मौके पर आने वाली पुलिस से बहाना बनाकर झगड़ा कर सकता है। ऐसा झगड़ा कि वह लोग उसे पकड़कर थाने ले जाएं, ताकि बाद में वह देवराज चौहान के सामने सफाई पेश कर सके कि डकैती के समय वह पुलिस स्टेशन में था। साहब, आपका दिमाग तो ठीक है, ड्राइवर ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? अच्छी भली चलती टैक्सी को आप कह रहे हैं कि मैं कहीं मार दूं? नहीं साहब, अभी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। कुछ पीछे खूब चंद टैक्सी में खूबी के साथ पांडे का पीछा कर रहा था। तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। गया तो मुसीबत में फंस जाऊँगा। तुम फिक्र मत करो, टैक्सी को जितनी खराबी पहुँचेगी मैं तुम्हें उससे फालतू पैसा ही दूंगा। टैक्सी ड्राइवर कुछ न बोला। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ सुना, ड्राइवर उखड़े स्वर में बोला। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जिस जगह पर जाने के लिए कहा है वहाँ चलना है कि नहीं? क्या मतलब? टैक्सी रोक कर आपको यहीं पर उतार दूं या वहाँ पर उतारूं? जिस जगह पहुँचने का पता आपने बताया था। ड्राइवर के स्वर में क्रोध का पुट था। कोई और वक्त होता तो पांडे ड्राइवर की अकल को ठिकाने लगा देता, परंतु इस वक्त उसके पास झगड़े फसाद के लिए समय नहीं था। पांडे ने गहरी सांस ली और पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वानखेड़े रात को अपने ऑफिस के रेस्ट रूम में ही सोया। उसने सुधीर को भी घर नहीं जाने दिया। दोनों देर रात तक बैंक वैन और देवराज चौहान के संबंध में ही बातें करते रहे थे। सुबह वानखेड़े की आंख खुली तो 6 बज रहे थे। उसने पास पड़े सुधीर को हिलाया। नींद में सुधीर ने जोर से बाजू हिलाई। सोने दे यार। यार? वानखेड़े ने सख्त निगाहों से उसे देखा और फिर कमीज का कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम अपने ऑफिसर को यार कहते हो? सुधीर की नींद टूटी और हड़बड़ाकर बोला, सॉरी सर, मैं नींद में था, सोचा घर में सोया पड़ा हूँ। तो तुम अपनी बीवी को यार कहते हो? सिर्फ तब सर जब वह मुझे नींद से उठाती है। फालतू बात छोड़ो और उठकर तैयार हो जाओ, हमें 1 घंटे के अंदर यहाँ से रवाना हो जाना है। वानखेड़े बोला। आज उस फार्म को चेक करना है क्या? सुधीर आंखें मलता हुआ बोला। हाँ, हमें तब तक वहाँ नज़र रखनी है जब तक देवराज चौहान नज़र नहीं आ जाता। देवराज चौहान पर काबू पाने के बाद ही अन्यों की घेराबंदी करेंगे। सुधीर ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। हमें उन गार्डों का भी ध्यान रखना है जो वैन में बंद है। वह ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकते। इससे पहले कि वैन में मौजूद गार्ड कमज़ोर पड़े, हमें एक्शन में आ जाना है। गार्डों का मुझे ध्यान है, वानखेड़े ने सिर हिलाकर कहा। आज सुबह की चाय तो नहीं मिलेगी? सुधीर एकाएक बोला। अवश्य मिलेगी, लेकिन तैयार होने के बाद, बाहर से पिएंगे। उसके बाद दोनों ऑफिस के बाथरूम में नहा धोकर तैयार हुए और बाहर निकलकर पार्किंग में खड़ी कार में जा बैठे। पहले पुलिस हेडक्वार्टर चलते हैं,
हो सकता है कि गार्डों का कोई मैसेज आया हो। पहले चाय वहीं पी लेंगे। कहते हुए वानखेड़े ने कार आगे बढ़ा दी। आधे घंटे बाद वह दोनों हेडक्वार्टर में थे। कंट्रोल रूम के इंचार्ज ने बताया कि आधा घंटा पहले ही गार्डों का मैसेज आया था। उन्होंने 2 नाम और बताए हैं, मंगल पांडे और नटियाल। साथ ही यह भी बताया कि देवराज चौहान और उसके आदमी आज कहीं बैंक डकैती डाल रहे हैं। सुनकर वानखेड़े और सुधीर चौंके। चंद और बातें करने के पश्चात वह दोनों हेडक्वार्टर से बाहर आ गए। यह क्या कर रहे हो? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, शारदा देवी कह रही थी और वो दादे से लगने वाले ने शारदा देवी और कमला को एक कमरे में धकेल दिया। तभी दरवाजे पर भीमराव आया। तुम? शारदा देवी फट पड़ी। तुम तो कहते थे तुम मेरे बेटे की पहचान वाले हो, फिर हमें यहाँ क्यों उठा लाए? तुम्हारे बेटे डालचंद की पहचान वाला हूँ, तभी तो तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ, भीमराव ने सख्त स्वर में कहा। क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? शारदा देवी फिर चीख उठी। तुम्हारे बेटे ने हमें धोखा दिया है, इसलिए जब तक डालचंद नहीं आ जाता तुम दोनों को हमारे पास रहना होगा। क्या धोखा दिया है उसने? यह बात तुम्हारे जानने की नहीं है। झूठ बोलते हो तुम। मेरे भोले भाले बेटे का तुम जैसे बदमाशों से क्या संबंध? भोला भाला नहीं, दूध पीता कहो। 2 बार वह हमारे लिए काम कर चुका है। तुम मेरे बेटे की शराफत की तरफ उंगली उठा रहे हो। तुम्हारे बेटे की शराफत के कारण ही तुम दोनों को उठाकर यहाँ लाना पड़ा। अब चुपचाप यहाँ पड़ी रहो, समझी? कमला सहमी सी भीमराव को देखे जा रही थी। कब तक तुम लोग रखोगे हमें यहाँ? शारदा देवी रो पड़ी। जब तक डालचंद हमारे हाथ नहीं लगता, भीमराव बोला। मेरे बेटे ने तुम्हें क्या धोखा दिया है? शारदा देवी ने पूछा। मैंने तुम्हें सारी स्थिति समझा दी है, अब चुपचाप माँ बेटी यहीं पड़ी रहो। कहने के साथ ही भीमराव पलटा और बाहर की ओर बढ़ गया। वहां से भीमराव राजा राम के पास पहुंचा। क्या हुआ, ले आया उसकी माँ बहन को? राजा राम ने उसे देखते ही पूछा। हाँ, वह दोनों अड्डे के भीतरी कमरे में बंद हैं। ठीक है, अच्छा काम किया तूने। डालचंद को सबक मिलना ही चाहिए कि राजा राम को धोखा देना कितना महंगा पड़ता है। भीमराव खामोश रहा। साला, कल का छोकरा राजा राम को बेवकूफ़ समझता है। अब तू जा। राजा राम ने हाथ हिलाकर भीमराव को जाने का इशारा किया। भीमराव बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने वचेरचंद पैलेस से कुछ पहले ही कार रोकी और कार में ही बैठा रहा। यहीं पर ही सबने इकट्ठा होना था। सबसे पहले उस्मान अली पहुंचा। देख लो, वह कार में बैठता हुआ बोला। सबसे पहले मैं आया हूँ। दिमागी तौर पर काम करने के लिए तैयार हो ना तुम? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज का ही तो दिन है, इसके बाद सारी उम्र ठाठ है, कहकर उस्मान अली हंसा। तंगी का दौर खत्म। तुम? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। यह क्यों नहीं सोचते कि बैंक डकैती के समय तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तब तुम्हारे नोट कहाँ जाएंगे? अल्लाह जो करेगा भला ही करेगा, उस्मान अली ने गहरी सांस लेकर कहा। अल्लाह की कुदरत को आज तक जान ही कौन पाया है, वैसे बहुत मेहरबान रहा है वो मुझ पर। देवराज चौहान दूसरी तरफ देखने लगा। इसके बाद नीना पाटेकर आई और कार में बैठ गई। देवराज चौहान, नीना पाटेकर बोली। वानखेड़े का आदमी मेरी निगरानी कर रहा था, वो उसका मुखबिर था। अभी उसने मेरे बारे में वानखेड़े को खबर देनी थी, लेकिन मैंने 5-7 दिन के लिए उसका इंतज़ाम कर दिया है। वानखेड़े? देवराज चौहान मुस्कुराया। बहुत ही समझदार और तेज दिमाग का इंसान है। वह हर हाल में मुझे पकड़ना चाहता है, हमें उससे बचकर रहना चाहिए। कल डालचंद बता रहा था कि उसने वानखेड़े से उसी ठिकाने के पास से लिफ्ट ली जहां पर बैंक वैन को छिपा रखा है। उससे बैंक वैन के बारे में भी पूछ रहा था। तो अगर वानखेड़े वास्तव में समझदार है तो फिर उसे आज भी उसी जगह के करीब ही होना चाहिए जहां वह कल डालचंद से मिला था। नीना पाटेकर ने व्याकुलता से कहा। और आज बैंक डकैती के बाद हमें लूट के माल को उसी जगह ले जाना है। वानखेड़े के कारण आज के माल को वहां ले जाना खतरे से खाली नहीं। कहीं वानखेड़े के कारण बैंक के साथ साथ आज की डकैती की दौलत भी हाथ से न निकल जाए। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, लेकिन बैंक डकैती के माल को हमें वहीं लेकर चलना होगा। नया ठिकाना तलाश करना तो दूर, नए ठिकाने के बारे में सोचना भी बेकार है। हमारे पास जरा भी समय नहीं है, क्योंकि आधे पौन घंटे के बाद
हम बैंक डकैती करने जा रहे हैं। इस समय हमें सिर्फ बैंक डकैती की योजना पर सोचना चाहिए। यह हम लोगों की जिंदगी मौत का सवाल है। हमें हर हाल में इसलिए जान बचाकर रखनी है कि लूट के 9.5 करोड़ रुपए को इस्तेमाल किया जा सके। तभी उनके सामने कुछ दूरी पर मंगल पांडे टैक्सी से उतरा। टैक्सी वाले को किराया चुकता करके उसने सावधानी से भरी दृष्टि चारों पर डाली, फिर कार की तरफ बढ़ा। पांडे के चेहरे पर उखड़ेपन के निशान स्पष्ट झलक रहे थे। करीब आकर उसने कार का दरवाजा खोला और भीतर आकर बैठ गया। मन से नटियाल के प्रति ढेरों गालियां निकल रही थी कि ना चाहते हुए भी उसकी लापरवाही के कारण उसे बैंक डकैती में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है? उस्मान अली ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। ठीक है, मुझे क्या होना है? कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। यूं ही टैक्सी ड्राइवर से झगड़ा हो गया था। पांडे ने गहरी सांस ली और चोर निगाहों से नीना पाटेकर को निहारा। मनी मन इस बात के प्रति वह दृढ़ था कि नीना पाटेकर को अपने नीचे लाकर ही छोड़ेगा। डालचंद नहीं आया? नीना पाटेकर ने घड़ी देखी। 9:25 हो रहे हैं। उसे किसी भी हाल में लेट नहीं होना चाहिए था। उस्मान अली बोला। एक एक पल आधे घंटे के समान लग रहा था। लंबी प्रतीक्षा के बाद डालचंद 9:45 के करीब वहां पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसकी सांस चढ़ी हुई थी। कपड़े पसीने से लथपथ थे। दरवाजा खोलकर वह भी कार में आ गया। देर से क्यों आए? देवराज चौहान ने उस पर निगाह मारी। गड़बड़ हो गई थी, भारी गड़बड़। शुक्र करो कि मैं देर से ही सही, परंतु आ गया हूँ। कहने के साथ ही उसने राजा राम का सारा किस्सा उन्हें बताया। तुमने राजा राम को गच्चा दे दिया? मंगल पांडे हैरानी से कह उठा। और क्या करता, मेरा यहाँ पहुँचना जरूरी था, लेकिन अब राजा राम मुझे नहीं छोड़ेगा। वह हर हाल में किसी न किसी तरह से मुझे नुकसान पहुंचाकर ही रहेगा। डालचंद ने चिंतित लहजे में कहा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। चिंता मत करो, देख लेंगे राजा राम को। देवराज चौहान बोला। राजा राम और मैं एक दूसरे से भली भांति वाकिफ हैं। नीना पाटेकर ने डालचंद के कंधे पर हाथ रखा। यह काम निपट ले, फिर उससे बात करके मैं उसे समझा दूंगी। डालचंद के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। समय बीता। 10:02 हो गए। बैंक खुल चुका होगा। हमें चलना चाहिए। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। सबको संभल कर काम करना है। डकैती में किसी फंसने वाले या मरने वाले को बचाया नहीं जाएगा। सबको अपना काम करना और निकल चलना है। देखा जाए तो बैंक डकैती के लिए हम कम आदमी हैं, फिर भी सतर्क रहें तो आसानी से सफलता पा सकते हैं। और डालचंद, तुम्हें कार वहां नहीं खड़ी करनी जहां पहले तय था। तुमने कार को हमारे जाने के बाद बैंक के अहाते में ला खड़ी करना है और आसपास ही रहना है, ताकि जब हम लोग बाहर निकलें तो फरार होने में ज़्यादा वक्त न लगे। कार बैंक के अहाते है, इससे तो मेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा। डालचंद बोला। यह खतरा तो हमें उठाना ही होगा। देवराज चौहान बोला। असली खतरा तो हम उठा रहे हैं बैंक के भीतर जाकर। पांडे बोला। पांडे? देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। फालतू बातें नहीं। मंगल पांडे ने होठ खींच लिए। आओ। देवराज चौहान कार का दरवाजा खोलता हुआ बोला। हम लोग बैंक में अलग अलग प्रवेश करेंगे। सबके पास रिवॉल्वरें हैं? सबने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद डालचंद को छोड़कर बाकी सब कार से उतरे और अलग अलग दिशाओं से बैंक के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगे। कल की बमबारी के कारण आज बाहर 4 पुलिस वाले तैनात थे। मुख्य द्वार पर बंदूक थामे चौकीदार मुस्तैदी से खड़ा था। देखते ही देखते देवराज चौहान और उसके साथी भीतर प्रवेश कर गए। चंद ही पलों में आने वाले लम्हे खतरनाक रंग लाने वाले थे। जैसा कि आप महसूस कर ही रहे हैं कि यह उपन्यास एक ही भाग में समाप्त नहीं हो सकेगा। अभी कई अहम और दिलचस्प सवालों का जवाब बाकी है। अभी बैंक डकैती होनी है। बैंक डकैती में ही सनसनीखेज मोड़ आने हैं। इंस्पेक्टर वानखेड़े सुधीर के साथ उन लोगों के इंतजार में बैठा है जो कि हर कीमत पर देवराज चौहान को कानून के फंदे में फंसा देना चाहते हैं। बैंक वैन में खतरनाक हथियारों से लैस 2 गार्ड बंद हैं। जाहिर है जब खाने को रोटी और पीने को पानी समाप्त हो जाएगा तो वह कुछ न कुछ तो करेंगे ही। हमें यह भी देखना है बैंक वैन की दौलत को देवराज चौहान एंड पार्टी हासिल कर सकी कि नहीं। कर सकी तो कैसे। इधर डालचंद और नीना पाटेकर दौलत के बंटवारे के बाद माँ बहन को लेकर दूसरे शहर जाने और शादी का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं।
जबकि डालचंद की मां बहन को राजाराम जैसा खतरनाक गैंगस्टर अपने कब्जे में कर चुका है, जिसे कि अपने इस विचार पर पूरा भरोसा है कि डालचंद किसी भारी लफड़े में फंसा है। यह तो जाहिर है कि राजाराम जैसा इंसान लफड़े को जाने बिना उसकी मां बहन को नहीं जाने देगा, और जब उसे मालूम होगा लफड़ा 9.5 करोड़ की दौलत का है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तब वह भी करोड़ों की दौलत पाने के ख्वाब देखेगा ही, और फिर देवराज चौहान एंड पार्टी से उसका टकराव होगा ही होगा। उधर मंगल के विचार शुद्ध नहीं है नीना पाटेकर के बारे में, और खूबचंद की खूबियों के बारे में तो कहना ही क्या। वह तो आप भी देख रहे हैं कि सैटेलाइट की तरह वह सब पर आंखें रखे हुए है। परंतु देखना तो यह है कि चूहे जैसा दिल रखने वाला खूबचंद आखिर करता क्या है। इतना तो जाहिर है कि वह खुरापाती इंसान कोई न कोई झंझट तो खड़ा करेगा ही। और नटियाल, वह मोटा जो बैंक वैन का निगरान बना हुआ है, जिसकी सारी उम्र अपराधों के बीच गुजरी और अब बार खोलकर शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा है, ऐसा इंसान यह बात कैसे सह सकेगा कि 9.5 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख की दौलत ही उसके हाथ लगे। ऐसे कई और भी अहम सवालों का जवाब बाकी है, जैसे शामली या फिर उस फार्म का मालिक जिसने देवराज को फार्म किराए पर दिया था। यानी इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा अनिल मोहन जी के अगले उपन्यास दिन दहाड़े लूट में, जो कि जल्दी ही मेरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।